हेलो फ्रेंड्स। सो आज का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम। पहला ऑप्शन है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है जिसमें प्रोवाइडर मतलब जो शॉपकीपर है या बिजनेस ओनर जो है उसको जो गुड्स बेच रहा है उसको टैक्स पे करने की ज़रूरत है, जो खरीदार है उसे नहीं पे करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी आरसीएम जो है इसके वजह से हमारा जो टैक्स कलेक्शन का जो एक बेस है सरकार के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। आरसीएम आने के बाद जीएसटी में स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर हो गया कि उनको रजिस्टर करवाना बहुत अनिवार्य हो गया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। करेक्ट ऑप्शन इसका आपका सी है। ये इस तरीके से सी है क्योंकि आप देखिए कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर है, अगर एक नंबर आप ऑप्शन को अगर आप हटा देते हो तो ऑटोमेटिकली ए बी और डी आपका हट जाता है, सिर्फ सी बच जाता है। कैसे? क्योंकि रिवर्स में ये तो आपका ऑटोमेटिक ही पहले से ही है ना। रिवर्स मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? उल्टा जो खरीदार है वो पे करता है टैक्स सरकार को, जो बेचने वाला है वो पे नहीं करता है टैक्स को। और इसी कारण की वजह से जो खरीदार है वो जब पे करता है टैक्स को हमेशा सब जगह जहाँ जहाँ वो जो जो चीज़ खरीदते जाता है वहाँ वहाँ टैक्स पे करते जाता है, तो अंतिम में वो जब उस चीज़ को बेचता है तो उसको दोबारा से वो टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके वजह से पिछले साल काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स भारत सरकार को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलिया रुमाल, जीआई टैग मिला इसको। जीआई टैग आपको पता होगा, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ये किसी भी एक जगह का जो खासियत होता है उस चीज़ को मिलता है, सिटी या स्टेट को भी मिल सकता है। और उस जगह का फिर उसके बाद वो जीआई टैग जब मिल जाता है तो वहाँ की जो वैल्यू है वो फिर वो नाम जो है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। तो तिलिया रुमाल है नया जीआई टैग टैग हुआ किस वाले स्टेट को मिला है? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर लद्दाख? आंसर इसका है तेलंगाना। ये इतना पुराना है कि नवाबों के टाइम से चलता है। उस टाइम पे काफ़ी स्टेटस वाला बात हुआ करता था, क्योंकि जो नवाब जो थे, निज़ाम जो थे हमारे वो हैदराबाद तेलंग सबके, तो उनके ऑफिस, उनके कोर्ट में जितने भी ऑफिशियल्स होते थे वो इसी के कपड़े का, ये जो कपड़ा जिस तेलिया रुमाल जो है जो कपड़ा है उसी कपड़े का वो पूरा ड्रेस पहन करके आते थे। अभी भी फिलहाल ये अजमेर शरीफ राजस्थान वाले दरगाह में चढ़ाया जाता है चादर, इसके इसी के कपड़े का बना हुआ। और ये ट्रेडिशनल हैंडलूम से बिल्कुल हैंडमेड बना होता है। इसको इसमें कोई सा भी आप लोग हम लोग ये मशीन्स यूज़ नहीं करते, नहीं तो फिर इसका जो मेन जो जो इसका जो काम है वो चीज़ ये इसमें से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है, जिस वजह से जीआई टैग मिला है। बहरहाल थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डीएसटी Departments of Science and Technology constitutes joint science communication forum. Consider the following question. अभी कल परसों joint communication forum हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस आप देखें स्टेटमेंट्स। पहला है टू फैसिलिटेट इंटरैक्शन बिटवीन द कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ताकि उसके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बन सके। Only Ministry of Science and Technology and IT will be involved in data handling processes। जो भी इसका जो आगे चल के इनका कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होगा उसमें जितना भी डाटा हैंडलिंग होगा वो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईटी मिनिस्ट्री जो है वही देखेगी इसके ऊपर। सी ऑप्शन क्या है? इट विल बी बेस्ड एट नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एन सी एस टी सी सॉरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर देखिए, ए जो है वो रॉन्ग है। इसका आंसर होगा सी। राइट आंसर आपका सी है। इसमें ए रॉन्ग है। ए इसलिए रॉन्ग है कि ये जो बोल्ड करके मैंने रख रखा है यहाँ पे वेरियस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये रॉन्ग है इसमें, क्योंकि यहाँ सिर्फ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं सारे इंस्टीट्यूशन से वो उन्होंने ये संपर्क बांधा था और उसके थ्रू उनके कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन हो रहा है तो उसमें किस तरीके से वो काम कर सकें इनके ऊपर एक काउंसलिंग टाइप का एक जॉइंट फोरम ऑर्गेनाइज करवाया था उन्होंने। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
मिनिस्ट्री और आईटी ही इन्वॉल्व नहीं होगा, इसके अंदर जितने भी मिनिस्ट्रीज सहयोग कर सकेंगे, इनफैक्ट डिफेंस एटॉमिक मिनिस्ट्री भी, डिफेंस मिनिस्ट्री भी, सब सारे मिनिस्ट्री, फोरम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होकर के और अपना सहयोग देंगे। और सी तो राइट है ही, तो ए और बी रॉन्ग होता है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इन न्यूज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर, ये क्या है? एक्चुअली पिछले साल से न्यूज़ में है, लेकिन कल परसों, अभी कल परसों और आज के पेपर में आया है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। आईटी इंडस्ट्री टैक्स रिजीम का एक फंडा है। इसमें लाइसेंसिंग फ़ी लिया जाता है टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑपरेटर्स से, उनको जो लाइसेंस मिलता है उसका फ़ी लिया जाता है इसके अंतर्गत। सी में क्या है? चार्ज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इसको चार्ज करती है। डी ऑप्शन क्या है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्पेक्ट्रम यूजेस, चार्जेस एंड लाइसेंस फीस। इसका आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर जो है वो डी राइट है। आईटी इंडस्ट्री का नहीं है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का है तो टैक्स भी जो जो चार्जेस भी जो लेती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन ही लेती है। ओनली द लाइसेंसिंग फ़ी, ओनली द लाइसेंसिंग फ़ी नहीं है, इसके अंदर आपका स्पेक्ट्रम यूजेस और लाइसेंसिंग फ़ी दोनों ही आता है। न्यूज़ में क्यों है एजीआर? क्योंकि न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पिछले साल आपको पता होगा टेलीकॉम कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनका बहुत ज़्यादा पैसा जो है, एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने माफ़ करवा दिया था और उनको कुछ एक अमाउंट जो पार्ट था वो उनको पे करना था पिछले साल। फिर उसका वो इसलिए किया गया था कि वो डेप्थ से वो रिकवर कर पाए और इतनी जो जाइंट कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो डूबने से बचा पाए। इस साल वो फिर से कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट लगाई है और आज के पेपर में उसके बारे में आर्टिकल आया है। कुछ दिन में देखिए, हो सकता है एडिटोरियल आएगा, तो एडिटोरियल में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रिब्यूनल। फॉरेन ट्रिब्यूनल जो असम में बन रहा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। बन रहा है क्या? बन चुका ही है। ये 1965 से बना हुआ है। सबसे पहला जो था वो 1965 में था। गवर्नमेंट ब्रॉट इन फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर। और ये जो इसके अंदर कॉम्पोजिशन में सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स डिफरेंट लेवल पे ही असाइन होते हैं, उनके ही जिम्मे सारा कुछ होता है। सेक्रेटरी से लेके जितने भी नीचे तक सब आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए हैज अमेंडेड द फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964। डी ऑप्शन है, द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल इज वेस्टेड ओनली विथ सेंटर। कौन सा इसमें से राइट है? देखिए इसमें सी राइट है। पहला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि 1964 में ये ट्रिब्यूनल आया था, 1965 में नहीं। ये अगर आप सी ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें 1964 लिखा हुआ है। बी, बी का क्या है? कॉम्पनसेशन जो है कॉम्प्रोमाइज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स ओनली, नहीं, सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स नहीं हो सकते। इतने बड़ी जो संस्था होती है जहाँ पे आपकी कौन है कौन नहीं है, कौन फॉरेनर है कौन फॉरेनर नहीं है, वो देखने के लिए और भी जजेस और ह्यूमन राइट कमीशन, इन इन सबको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो अगर कहे कोई कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर, तो नहीं, सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने ये सी ऑप्शन तो राइट है आपको, 1964 को वो वाले को अमेंड किया था। और इसका जो पावर है वो पहले सेंटर के पास था, अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आ गया है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपने ट्रिब्यूनल बनाने के लिए ये इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है इसको हम थोड़ा देख लें। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो ऐसा एक वहाँ के जो डी कि एक एक किसी कैंडिडेट के ऊपर में वो चल रहा था कि ये फॉरेनर है, तो वो अभी केस जीत गया है, तो उसको वहाँ से छोड़ा गया और बैरक वैली असम में उसको वहाँ वापस कर, मतलब उसको अपने घर भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इसमें कौन-कौन से लोग सम्मिलित होते हैं? इसमें 2 तरह के लोग, पहले वो जो अगर कोई पुलिस एजेंसी या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के वहाँ से अगर किसी को मार्क किया जाता है कि ये फॉरेनर है, तो उसके ऊपर इसमें मुकदमा चलता है इस ट्रिब्यूनल के अंदर। और दूसरा वो कि जो डी वोटर है। डी वोटर कौन है? कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले वहाँ पे जब वोटिंग होनी शुरू हुई थी, तो उस समय जो इलेक्शन कमीशन थे, तो
उन्होंने ये एक रिजीम चालू किया था, एक सिस्टम चालू किया था कि जो भी संदिग्ध वोटर वहाँ पे मिलते थे उनको, तो उनको वो डी मार्क करके छोड़ देते थे। और भी जो कोर्ट है वो अभी फ़िलहाल इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि कोर्ट ने जितने भी जो पर्सनल हैं उनको पहले 1 लाख रुपए जुर्माना होता था जो फॉरेनर डिक्लेयर हो जाते थे, अब उसको घटा के 5,000 रुपये कर दिया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई अगर दूसरे देश से यहाँ पे आया तो वो माइग्रेंट जो है वो गरीब तो हो गई थी, 1 लाख रुपए देना उनके लिए तो असंभव नहीं हो पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू आई फ्लू मुंबई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर राइट। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है ये, जो कि मुंबई के रिसाइलेंस में हेल्प करेगा, इनहेंस करेगा उसकी सर्विलांस को। सी ऑप्शन बी है द सिस्टम आल्सो हैज प्रोविजंस टू कैप्चर द अर्बन ड्रेनेज विद इन द सिटी और प्रिडिक्ट कर सके कि किस एरिया में कहाँ फ्लडिंग आ सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यूजिंग इन हाउस एक्सपर्टीज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर के ही स्टाफ्स जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन विद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वो काम कर रहे हैं। डी ऑप्शन है मुंबई विल बी द सेकंड सिटी टू गेट सच वार्निंग सिस्टम इन इंडिया आफ्टर चेन्नई। इनमें से कौन सा राइट है आपका ऑप्शन? इसमें सारे ही राइट है। आई फ्लो मुंबई जो है वो पहले चेन्नई में इस तरह का एक था जहाँ पे फ्लडिंग को रोकने के लिए वहाँ पे एक सिस्टम सर्विलांस, ऑटोमेटिक सर्विलांस सिस्टम लगाया गया था। वैसे ही मुंबई में भी लगाया गया है, जिसमें कि वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में भी कहाँ पे ब्लॉकेज चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो हर मानसून में करीब करीब वहाँ पे ऐसा हो ही जाता है। जितने भी मेट्रो सिटीज़ है, कोलकाता में भी हो जाता है, फ्लडिंग आ जाती है वहाँ की ड्रेनेज ब्लॉकेज की वजह से। तो इस तरह का सर्विलांस जो है वहाँ पे लाया गया है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ओकुलर विजन ये क्या है रिसेंटली इन न्यूज़? इसमें ऑप्शंस ये हैं कि एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट विच आर वेरी फार, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो। एज रिलेटेड डिफिकल्टी टू फोकस अप क्लोज ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट, जो सामने की जो चीज़ें होती हैं उनको आप जो है कि वो देख नहीं पाते हो, एज के वजह से ऐसे सबको होता है कि जो सामने या फिर दूर की चीज़ें हैं वो उनको नहीं देख पाते हैं वो। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या फिर किसी को एक मायोपिया कहते हैं। ये दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। आइज विथ रिफ्रैक्टिव एरर और एबिलिटी टू सी विदाउट आइज, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए इसमें ऑप्शन डी राइट है, जो कि सबसे ही मतलब कोई नहीं सोच सकता था कि डी ऑप्शन राइट हो सकता है। बिना आँख के कोई कैसे देखेगा? लेकिन बिना आँख के अभी वो एक स्टारफिश है, वो बिना आँख के वो देख पाती है। टीचर्स को ये स्टडी करके अभी ये चीज़ न्यूज़ में आज के आई है, जो कि हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो एबिलिटी है टू सी विदाउट आइज इज नोन एज एक्स्ट्राओकुलर विजन, और ये समुद्र में पाई जाती है उर्चीन और ब्रिटल स्टार्स के अंतर्गत। और रिसर्चर्स ने ऐसा सस्पेक्ट किया है, तो एक्स्ट्राकुलर विजन जो है इनका वो फोटो रिसेप्टर सेल्स के वजह से उनको मिला है, जो कि इनके बॉडीज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला स्टार्ट टाइज विद SCTI MST to launch bin 19 and UV spot. Consider the correct one regarding the same. Option A, it is sole development of Kerala startup device to help government in combating COVID-19. Option B, bin 19, it is Internet of things based on devices used for collecting disinfecting used face masks. It is alcoholic sanitizer based devices that can disinfect a broad range of microorganisms using its internal reflective surface and UVC lamp. कौन सा इसका आंसर है बताइए? एक और ऑप्शन है आपका कि इट इज मेनली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ शूज। देखिए इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट है सिर्फ। ऑप्शन सी में अल्कोहलिक सैनिटाइजर सिर्फ नहीं, उसमें यूवी रेज के थ्रू इन ये काम करता है। अल्कोहलिक सैनिटाइजर भी इसमें यूज़ कर सकते हो आप, ऑटोमेटिक वो अब में कर, लेकिन इसमें यूवी रेज वाला ही ज़्यादा। डी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये बेसिकली मास्क और ग्लव्स और ये सब सारी चीज़ों को वो डिसइंफेक्ट करता है, सिर्फ शूज़ को ही नहीं डिसइंफेक्ट करता है।
पहला वाला रॉन्ग है कि सोल डेवलपमेंट ऑफ केरला स्टार्टअप नहीं है, इसके अंदर एक चित्रा इंस्टीट्यूट जो है वो भी इन्वॉल्व थी, इन दोनों का साथ में एसोसिएशन की वजह से ये चीज़ हुआ। तो बी जो है वो राइट है, इंटरनेट ऑफ थिंग के ऊपर ये बेस्ड है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था।